हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम हाई कोर्ट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट और एपीएस के एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम केवल पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अर्थात भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द प्रियम्बल एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका सही आंसर होगा प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि एज पर बी आर अम्बेडकर, ठीक, यानी कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक, तो आंसर होगा हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाएगा। अगर ये किसी एग्जाम में पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार क्या है, तो हम क्या आंसर देंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अर्थात आर्टिकल 32। लेकिन अगर किसी का भी नाम न लिया जाए तो सोल होगी हमारे संविधान की प्रियम्बल। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इससे पहले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में आगे है कि द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन, अर्थात एक नवीन राज्य के निर्माण की शक्ति किसमें अंतर्निहित है। तो इसका सही आंसर होगा पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 3 जो है हमारे संविधान का, उसने हमारे संसद को राज्यों के संदर्भ में 3 शक्तियां दी हैं। ठीक है, 3 नहीं 4 शक्तियां दी हैं। पहला, राज्यों के नाम बदल दीजिए आप। मान लीजिए हमारे प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, उसका नाम बदल के ए रख दीजिए, बी रख दीजिए, सी रख दीजिए, कुछ भी नाम बदल सकती है संसद, हमारे राज्य का नाम बदल सकती है। उसके लिए हमें राज्य संसद को राज्यों से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, राज्यों की सीमा का निर्धारण कर सकती है। हमारे जो राज्य है अगर किसकी सीमा उबड़ खाबड़ ऐसे बनी हुई है, तो संसद चाहे तो उस सीमा को ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दे, ऐसे चौकोर बना दे। ठीक है, ये कर सकती है। तीसरा, चाहे तो क्षेत्र जो एरिया होता है वो उसे बढ़ा या घटा सकती है। हमारा मान लीजिए गोवा ही है, गोवा का एरिया बढ़ाना है तो संसद उस एरिया को बढ़ा सकती है बिना उस राज्य से पूछे। मान लीजिए हमारा राज्य यूपी है, यूपी से बहुत बड़ा राज्य है, एरिया सब चौथे नंबर पे है, संसद बिना पूछे चाहे तो उसका एरिया छोटा भी कर सकती है। ठीक है, और फिर सबसे मेन जो पावर है, चौथी पावर है, वो यही है कि नवीन राज्यों के निर्माण की शक्ति। 2 राज्य हैं यूपी और बिहार, आपस में सटे हुए हैं। ठीक है, तो संसद चाहे तो यूपी से थोड़ा सा हिस्सा ऐसे कट करके इसे एक नया राज्य घोषित कर दे, इस इतने हिस्से को। ठीक, या तो बिहार से भी एक हिस्से को काट ले, ठीक है, और इन दोनों हिस्सों को मिला दे, यूपी और बिहार के, इससे एक नया राज्य घोषित कर दे। ठीक, या तो चाहे इस वाले हिस्से को जो यूपी में है उसे बिहार के साथ पूरा मिला दे और एक नया राज्य घोषित कर दे। तो इस प्रकार से नवीन राज्यों के निर्माण की जो शक्ति है वो संसद में निहित है, जो कि आर्टिकल 3 में वेस्टेड है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हाउ, हमारे अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो जब हमारा संविधान मूल रूप से बना था तो उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन बाद में सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशंस थी, उनकी अनुशंसा के आधार पर जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976, उसके द्वारा
एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, और उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। ठीक है, इसके तहत हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 2002 में आया था, ठीक है, एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। ठीक, एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की गई। तो इस प्रकार से इस समय करंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे संविधान में। 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, इसके तहत ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए गए। 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि who was the president of India at the time of proclamation of emergency in 1975? अर्थात वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो हमें पता है कि इमरजेंसी की घोषणा की गई थी 1975 में, लेकिन कब की गई थी? तो 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को की गई थी। तो हमारे इसमें प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो उनकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके द्वारा इमरजेंसी की उद्घोषणा की गई थी। तो एक बात तो यह है कि उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और किस दिन घोषणा की गई थी? 25 जून 1975 को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि who held the office of vice president of India for 2 consecutive terms? अर्थात लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर किसने अपनी सेवाएं दी हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एस राधाकृष्णन। ठीक, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने 2 टर्म, 2 बार 1952 से 1962 तक, अर्थात 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं लगातार दी। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो इस प्रकार से 5-5 करके 10 वर्ष तक उन्होंने 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद की सेवाएं दी। ठीक, ये पूछा जाए कि इनके अलावा कौन सा ऐसा उपराष्ट्रपति रहा है जिसने 2 बार लगातार अपनी सेवाएं दी हैं, तो वो है मोहम्मद हामिद अंसारी जी, मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ठीक, ये 2007 और 2012 ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक, ये अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जो उपराष्ट्रपति रहते हुए जिसकी मृत्यु हुई, ठीक है, मतलब डाई इन हार्नेस कहते हैं जब कोई ऑफिस में रहता है और उसकी डेथ हो जाती है पोस्ट पे रहते हुए, तो उनका नाम है कृष्ण कांत। ठीक, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे संविधान के अनुसार इन द इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम? अर्थात निम्नलिखित विकल्पों में से भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, क्योंकि संविधान में ही उच्चतम न्यायालय के लिए प्रावधान है, संसद के लिए प्रावधान है और राष्ट्रपति के लिए भी प्रावधान है। संविधान में ही उच्चतम न्यायालय के कर्तव्य, शक्तियां, इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक, संविधान में ही संसद के लिए सारी बातें कही गई हैं और राष्ट्रपति के लिए बातें कही है। तो हमारे संविधान में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है हमारे पॉलिटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, अर्थात ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान अत्यंत अनमनवीय, मतलब कठोर, और अत्यंत लचीलेपन के मध्य बेहतरीन समन्वय है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? ठीक, इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंड्रोविच ने ये कहा था।
देखिए हमारा जो संविधान है वह न तो बहुत कठोर है न बहुत लचीला है। ठीक है, कठोर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसे, ठीक है, जिनमें बदलाव करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बदलने के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाता है, साधारण बहुमत से ही कार्य हो जाता है। इसीलिए हमारा संविधान दोनों का एक अच्छा मिश्रण है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव नोटिफाइड पंचायत एक्ट, पेसा एक्ट 1996, इसे पेसा एक्ट कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि किन इन 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं कि कहां पर पेसा एक्ट को अधिनियमित किया गया है। ठीक है, तो देखिए जब पंचायत हमारा संविधान आया था तो उसमें पंचायत के लिए कोई भी प्रावधान नहीं थे। बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में पंचायतों को स्थान दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन ये अभी भी सूचित क्षेत्रों पे लागू नहीं होते थे, तो बाद में इसीलिए पेसा एक्ट लाया गया। ठीक है, 1996 में। ठीक है, मतलब पेसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, अर्थात जो पंचायत के जो नियम कानून है वो शेड्यूल्ड एरियाज में भी लागू हों, लेकिन वो लागू होते हैं कुछ बदलावों, कुछ संशोधनों के साथ। ठीक है, तो पेसा एक्ट लाया गया 1996 में। तो अब ये बात थी कि ये अनुसूचित क्षेत्रों पे लाया गया, तो अनुसूचित क्षेत्र इस समय भारत के कहां पे ये वर्णित है, पहली बात ये जानिए। तो जो हमारा शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 यानी कि अनुसूची जो 5 है उसमें शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है। यहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज जो है हमारे 10 राज्यों में है। ठीक है, 10 राज्यों में शेड्यूल्ड एरियाज है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये 10 राज्यों की बात हो रही है कि वो 10 राज्य कौन से हैं, आपको पता हो तो आप ये बता लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंडिया का मैप बनाते हैं आसानी से, आपको अगर ये समझना है। यार थोड़ा सा खराब बन रहा है, एक्सक्यूज मी, जरा सा मैं इसे और सही कर लेता हूँ, सॉरी। तो यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी गड़बड़ हो रही है, इसमें आदत नहीं है ना बहुत ज़्यादा इसके लिए। हाँ, लेकिन धीरे धीरे मैं ड्राइंग बेहतर कर लूँगा। ये है इंडिया का मैप रफली। तो ये यहाँ तक ये एरिया जो होता है, ठीक है, अगर ये आप एरिया समझ पा रहे हो इंडिया के मैप में आप देखेंगे, और ये एरिया, ठीक है, तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये भी इसके अंदर आता है पेसा के अंदर, और यहाँ पर 9 ऐसे स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं मैं भी नाम लूंगा, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा है यहाँ है झारखंड, ठीक, फिर छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो 9 स्टेट्स यहाँ हो गए, एक हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यही आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आप याद रखिएगा इस फिगर से, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब अगर आपसे कहें कि बताइए, तो आप सही आंसर चूज कर लेंगे। आंध्र प्रदेश का नाम था उस मैप में, हिमाचल प्रदेश का नाम था, गुजरात का नाम था, मिजोरम नहीं था। तो द राइट आंसर विल बी ए बी सी। ठीक, चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय जो है भारत में वो किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया। तो ओम्बड्समैन मतलब होता है लोकपाल, और स्कैंडिनेविया ये कोई कंट्री नहीं है एक्चुअली, ये 5 कंट्रियों का एक समूह है। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यूरोप में आप देखेंगे, यूरोप के ऊपर 5 देश हैं। ठीक है, एक है नॉर्वे, स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क और फिर आइसलैंड।
बगल में ही है। ये 5 देशों के समूह को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्वीडन में लागू हुआ था, 1806 में लागू हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो कार्यालय है लोकपाल लोकायुक्त का, यहीं से स्वीडन से लिया है हमने। ठीक है, तो इसीलिए ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का नाम लेके एक इनडायरेक्टली इशारा करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संदर्भित नहीं है। अर्थात हमारे देखिए, हमारी प्रस्तावना में कुछ स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता, तो कितने तरीके की स्वतंत्रता होती है आपको पता होना चाहिए। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं कि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है। अगर आप देखेंगे तो विचार की स्वतंत्रता हाँ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हाँ है, विश्वास की है, आर्थिक स्वतंत्रता की कहीं बात नहीं की गई है। तो द राइट आंसर विल बी इकोनॉमिक लिबर्टी, इसकी बात नहीं की गई है। ठीक, बाकी ये सब है हमारे संविधान में, तो ये नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता, तो ये गलत है। ठीक है, हाँ, लेकिन साथ में हमारे प्रस्तावना में एक और भी चीज की बात की गई है, न्याय की, कि कितने प्रकार के न्याय हमारा प्रस्तावना देता है हमारे नागरिकों को। तो 3 प्रकार का न्याय देता है, ये पूछा जाता है। एक होता है सामाजिक, ठीक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय दिए जाते हैं हमारे प्रियम्बल या प्रस्तावना के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को। तो चलिए दोस्तों, आज पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हो गए। शुरुआत के लिए इतना ही पर्याप्त है। हम धीरे धीरे इसकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।